तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विज़न की मई की मंथली मैगज़ीन है ये। तो उसमें पॉलिटी और आईआर ख़त्म हो चुके थे हमारे। ठीक है, तो सिक्योरिटी अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो सिक्योरिटी में इसमें तीन चार टॉपिक हैं, वो हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इसमें बोला गया है, एक है आईबीजी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, उसके बारे में बात की गई है। तो अभी जो थल सेना है उनके प्रमुख ने कहा है कि जो आईबीजी पर विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब यह संकलन की अंतिम प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि बैकग्राउंड का इसका आईबीजी का 2018 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत द्वारा औपचारिक रूप से आईबीजी की धारणा प्रस्तुत की गई थी। फिर 2019 में मैदानी इलाकों ऊंचाई वाले इलाकों में इसका परीक्षण भी किया गया था। उसके बाद सीएएस ने सैन्य बल में समग्र परिवर्तन लाने के लिए 4 सुझाव दिए थे। तो वो कौन कौन से सुझाव थे? पहला सुझाव था कि सैन्य मुख्यालय का गठन करना। ठीक है, तो पहला सुझाव यही था कि सैन्य जो मुख्यालय है उसका गठन करना। दूसरा था कि सेना का पुनर्गठन करना और एकीकृत युद्धक समूहों का निर्माण करना शामिल था इसमें। और तीसरा था कि अधिकारियों की कैडर समीक्षा होनी चाहिए। चौथा कि जूनियर जो कमीशन्ड अधिकारी हैं और अन्य रैंक के नियमों एवं शर्तों की समीक्षा करना। ये 4 थे। तो फिर ठीक है, इसमें प्रस्तावित एकीकृत युद्धक समूह के बारे में। तो आईबीजी वस्तुतः ब्रिगेड के आकार का फुर्तीला आत्मनिर्भर लड़ाकू सैन्य दल होता है। यह युद्ध स्थिति में विरोधियों के खिलाफ तेजी से हमले कर सकता है। तो इसका उद्देश्य होता है कि प्रौद्योगिकी की सहायता से सेना को अधिक घातक और आधुनिक युद्ध लड़ने की क्षमता बनाना है। तो ये इसका मोटिव था। ठीक है, और ऊपर देख लेते हैं ये बॉक्सों में। तो सैन्य संगठनों में सुधार की आवश्यकता क्यों थी? तो 2 मोर्चों पर युद्ध, हमारे संभावित विरोधियों अर्थात पाकिस्तान और चीन के जो बीच है वो सैन्य परमाणु मामलों पर बढ़ती सांठगांठ के कारण। दूसरा था कि क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए, तो उनकी क्षमताएं बढ़ाने के लिए हमने इंटीग्रेटेड ये प्लान लेके आए थे। फिर एक आधुनिकीकरण करने के लिए, तो उनके लिए 5वीं पीढ़ी के विमान होने चाहिए। ठीक है, प्रौद्योगिकी आधारित प्रक्रियाओं स्वचालन द्वारा समर्थित हों वो। तो चुनौतियों से लड़ने के लिए आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। फिर चौथा है समन्वय सुरक्षा बल जो हैं सारे सुरक्षा बलों के बीच समन्वय होना चाहिए। फिर बहुआयामी भूमिका, तो बहुआयामी मतलब अलग अलग क्षेत्र में ये लड़ने के लिए तत्पर हैं, जैसे कि उनके पास क्षमता हो, अलगाववादी विद्रोह होता है आपदा प्रबंधन में, तो इन सब में इनकी भूमिका रहे अच्छे से। तो इसके लिए इसमें सुधारों की आवश्यकता हुई थी। फिर संरचना देख लेते हैं, इसमें संरचना क्या क्या है। तो इसके बारे में आईबीजी संरचना है कि आईबीजी को खतरे, भूक्षेत्र और कार्य, T3 भी बोलते हैं इसे, थ्रेट, टेरेन और टास्क, 3 चीज़ों से बोला जाता है, खतरा, भूक्षेत्र और कार्य, प्रत्येक आईबीजी को के आधार पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर इन्होंने बताया है कि इसमें ताकि लॉजिस्टिक पर कम भार पड़े और ये संबंधित अवस्थिति के आधार पर 12 से 48 घंटे के भीतर तैनात होने में सक्षम होंगे। फिर आईबीजी एक ब्रिगेड से बड़े किंतु डिवीजन से छोटे होंगे, तो इन्होंने बताया। फिर प्रत्येक आईबीजी का नेतृत्व एक मेजर जनरल द्वारा किया जाएगा और आईबीजी लड़ाकू में पैदल सेना, बंदरबख्त टैंक रेजिमेंट, तोपखाने और मानव रहित विमान, लड़ाकू इंजीनियर, सिग्नलों को शामिल किया जाएगा। ये सब शामिल होंगे इसमें। फिर अन्य कदम भी उठाए जा रहे हैं, जैसे कि बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ये है कि BMS का उद्देश्य होता है कि जो एक लड़ाकू इकाइयाँ होती है, जैसे बख्तरबंद, तोपखाने, पैदल सेना रेजिमेंट, पैदल सेना बटालियन, ये बटालियन अलग होती हैं, रेजिमेंट अलग होते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ान इकाइयाँ, ये सब उनके लिए थी। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBM, व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली, तो ये हम समाधान में भी लिखते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि अवैध घुसपैठ, प्रतिबंधी वस्तुओं की तस्करी, मानव तस्करी, सीमा पार आतंकवाद जैसी सीमा पार अपराधों का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने में सुरक्षा बलों की क्षमता को बेहतर बनाना है। ठीक है, ये होता है व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली। फिर है प्रोजेक्ट बोल्ट, QIT, ये क्या है? बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन तकनीक है ये। तो ये जो तकनीक है ये ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बिना बाढ़ वाले नदी क्षेत्र में की गई है। तो ये कहाँ की गई है? भारत बांग्लादेश सीमा पर। ठीक है, ये पता होना चाहिए।
फिर नेक्स्ट इसमें ही आगे देख लेते हैं कि ये जो आईबीजी है वो रक्षात्मक और आक्रामक प्रकृति के होंगे। दो तरह के हैं, डिफेंसिव और ऑफेंसिव। ठीक है, आक्रामक में क्या होते हैं कि ये हमलों के लिए दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होते हैं आक्रामक में। रक्षात्मक में होते हैं कि जहाँ ये उन शुभेद बिंदुओं पर तैनात किए जाते हैं जहाँ पे दुश्मन द्वारा हमला करने की संभावना होती है। फिर आईबीजी की संरचना संबंधित भू क्षेत्र के आधार पर अलग अलग होंगी। इसके तहत रेगिस्तान में ऑपरेशन करने वाली आईबीजी को पहाड़ी क्षेत्रों में, जो पहाड़ों में ऑपरेशन करने वाले आईबीजी से अलग तरीके से गठित किया जाएगा। ठीक है, फिर आईबीजी का महत्व क्या है? देखो, एक तो सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, सीधी सी बात है, तो सुरक्षा बढ़ेगी हमारी। फिर प्रतिक्रियाशीलता दिखाई देगी कि तेज़ी से दंडात्मक और रक्षात्मक ऑपरेशन होंगे। तैनाती भी इनकी अच्छे से दिखाई देगी। संसाधन के उपयोग में दक्षता देगी, जो हमने T3 के आधार पर देखा था। फिर भारत में पनडुब्बियाँ। अब सबमरीन्स के ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन, और ये प्रीलिम्स में भी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबमरीन्स हमारे यहाँ पे कौन कौन सी हैं? तो जो फ्रांस है, एक नवल ग्रुप है इनका। भारतीय नौसेना की एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है P-75 इंडिया प्रोजेक्ट के लिए बोली में भाग लेने से इन्होंने मना कर दिया है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि P-75I और P-75 क्या है। तो ठीक है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि यह योजना जो है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्रणाली का उपयोग नहीं करती है, इसलिए इन्होंने बोली में भाग लेने से मना कर दिया। अब ये AIP है क्या? ये है एक पारंपरिक यानी गैर पनडुब्बी ये AIP एक पारंपरिक यानी गैर परमाणु पनडुब्बी में प्रयुक्त होने वाली एक तकनीक है। इसमें क्या होता है कि जो पारंपरिक पनडुब्बी होती हैं वो सामान्य डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों की तुलना में जल के भीतर अधिक लंबे समय तक रह सकती हैं। तो फिर तीसरा बोलते हैं कि AIP डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी की घातकता को काफ़ी बढ़ा देती है, क्योंकि यह पनडुब्बी की जलमग्न रहने की क्षमता में कई गुना वृद्धि कर देती है। तो डूबने की क्षमता रहती है इसमें। फ्यूल सेल आधारित AIP प्रणाली अन्य प्रौद्योगिकी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। तो इसकी वजह से इसमें ये नहीं था, AIP प्रणाली नहीं थी, तो इसलिए इन्होंने फ्रांस ने मना कर दिया है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो P-75I है क्या? यह जो है P-75 का उत्तरवर्ती ही है। तो इसमें 30 वर्षीय जो पनडुब्बियाँ निर्माण योजना का हिस्सा है। 2030 में यह पूर्ण होंगी। यह रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत पहली योजना है। 2017 में रक्षा परिषद अधिग्रहण परिषद है उनके द्वारा घोषित किया गया था। फिर यह भारत में पनडुब्बियों की स्वदेशी डिजाइन और निर्माण क्षमता को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, तो ये सब है। उसके बाद ये आयात पर निर्भरता को कम करेंगी, क्योंकि हमारी स्वदेशी रूप से बनाई जा रही हैं। तो और इसमें इस 30 वर्षीय परियोजना के लिए P-75I के पूरा होने तक भारत के लिए पास 6 तो डीजल इलेक्ट्रिक, 6 AIP संचालित, 6 परमाणु हमला करने वाली सक्षम पनडुब्बियाँ निर्मित होनी हैं। तो 6 कर रहे हैं ये, डीजल इलेक्ट्रिक, AIP संचालित और परमाणु हमला वाली। ठीक है, फिर उसके बाद P-75 के संबंध में 2005 में ये मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ साझेदारी में नवल ग्रुप के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। ये सब है। फिर इसके बाद पनडुब्बियों का इतिहास दे रखा है यहाँ पे इन्होंने। तो 1967 में भारत की पहली पनडुब्बी बनी थी INS कलवरी। फिर उसके बाद युद्ध में इस्तेमाल की गई थी, युद्ध में इस्तेमाल किया गया इसको। और भारत ने 4 फॉक्सट्रॉट क्लॉज पनडुब्बियाँ खरीदी थी। फिर उसके बाद 1981 में भी 2 प्रकार की जो 209 शिशुमार श्रेणी की पनडुब्बियों को खरीदने के लिए जर्मनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1986 में रूस ने भारत को अपनी किलो क्लास पनडुब्बियों को पेशकश की थी। फिर 1967 में इन्होंने इसी आधार पर ये 1999 में 30 वर्षीय योजना लेके आए थे। और 2016 में ये भारत ने पहला SSBN सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक जो न्यूक्लियर INS अरिहंत और दूसरा INS अरिघोट को लॉन्च किया गया था 2016 में। 2019 में रूस के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये सब पनडुब्बियों का इतिहास है कि कैसे कैसे इन्होंने पनडुब्बियों का निर्माण किया था। फिर उसके बाद इसके तहत जो स्कॉर्पिन डीजल और इलेक्ट्रिक बोलते हैं स्कॉर्पिन को, क्लास की 6 पनडुब्बियों का निर्माण करना शामिल है। 4 हैं
इनमें 4 हैं, कलवरी, खंडेरी, करंज और वेल्ला। ये तो 4 हो गई, कलवरी, खंडेरी, करंज और वेल्ला। पहले ही नौसेना को सौंपा और कमीशन किया जा चुका है। अन्य 2 पनडुब्बियाँ बागिर और बागसीर, ठीक है, अन्य ये हैं। तो बागीर तो 2022 के अंत तक कमीशन की संभावना है, और जो बागसीर है वो 2023 के अंत तक कमीशन की संभावना है। तो ये 6 हो जाएंगी फिर हमारे पास। उसके बाद इन्होंने अंतर बताए कि SSBN में, SSN में और SSK में क्या अंतर है। तो ये जो होती हैं सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल, एक न्यूक्लियर है, एक न्यूक्लियर पावर अटैक वाली है और एक डिजिटल इलेक्ट्रिक अटैक वाली है, ठीक है। तो नौसेना की बैलिस्टिक मिसाइल में ये बूमर्स बता रहे हैं कि बूमर्स भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, मतलब याद रख सकते हैं कि एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल जो है INS अरिहंत है, और दूसरी पनडुब्बी इसमें INS अरिघात। ये हैं सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल जो न्यूक्लियर वाली है। उसके बाद वर्तमान में इसमें अगर हम SSN की बात करें, ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक वाली मिसाइल हैं। तो ये गैर परमाणु हथियारों से लैस होती हैं और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियाँ हैं। तो इसमें केवल 6 देशों ने इसके ऊपर पनडुब्बियाँ बना रखी हैं, एक तो UK, USA, चीन, रूस, भारत और फ्रांस ने, ठीक है। तो एक अकुला श्रेणी की है पनडुब्बी 2012 से 2022 तक की, तो रूस ने इसे 10 वर्ष में लीज पर ले रखा है। फिर डीजल इलेक्ट्रिक वाली, तो ये 2 या 2 से अधिक डीजल इंजन होते हैं इसमें। और फिर इसमें ये भारत के पास 15 पारंपरिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियाँ हैं, भारत के पास 15 हैं, ठीक है। बस इतना इम्पोर्टेंट है। और भारत के लिए पनडुब्बियों का क्या महत्व है, तो एक तो ये अभियान संबंधी सफलता हेतु काफ़ी अच्छे से काम कर देती है, प्रतिरोधकता क्षमता होती है इनमें, ठीक है। और प्रतिक्रियाशील होती हैं ये जल सतह के बेड़े, पनडुब्बियाँ और मर्चेंट शिपिंग पर टारपीडो, मिसाइल तथा माइंस से हमला किया जा सकता है। अभियान संबंधी क्षमता होती है, पनडुब्बियाँ वस्तुतः युद्ध संबंधी अभियानों में काफ़ी प्रभावी साबित होती हैं। उसके बाद इन्होंने मुद्दे भी हैं। अब देखो सफलता, ये अभियानों में तो सफलता मिल रही है इनमें, अब कुछ मुद्दे भी हैं, जैसे विलम्ब और पुराना बेड़ा। जैसे कि हम INS कलवरी की बात करें, ये सबसे पुरानी है, 17 वर्ष पुरानी है ये, ठीक है। और कलवरी की बात हो गई। फिर संविदा दायित्व, INS चक्र जो है ये इसमें क्या है कि ये परमाणु मिसाइलों से लैस करने या किसी अभियान के लिए तैनात करने की अनुमति नहीं है इसे, तो ये केवल प्रशिक्षण प्रदान करता है INS चक्र। फिर सीमित क्षमता है इनकी, अरिहंत की बात कर रहे हैं तो ये इनकी सीमित क्षमता है, जैसे कि कुछ किलोमीटर, कुछ रेंज तक ही चलाया जा सकता है इनको। तो 750 बता रहे हैं, और चीन की मिसाइल की रेंज है 8000 किलोमीटर, ये काफ़ी ज़्यादा है, तो रेंज कम है हमारी। शिथिल विकास है इसका, तो योजनाओं में इनकी पनडुब्बियों को बनाने में काफ़ी विलम्ब भी हो जाता है। बुनियादी ढांचे की कमी है कि जो पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए एडवांस टोड एनी सोनार, दुश्मन की जो पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए भारी वजन वाले टॉर्पीडो, तो अलग अलग वायु रक्षा प्रणाली जैसे आवश्यक क्षमताओं का अभाव रहता है इनमें। बुनियादी ढांचे का वित्त पोषण की कमी रहती है, तो वित्त पोषण की तो ज़्यादातर हमारे देश में कमी रहती है। तो जो USA है वो अपनी नौसेना पे 30% खर्च करता है, ऑस्ट्रेलिया और जापान करते हैं 25 और 23%, और भारत कितना करता है, केवल 15%, ठीक है। फिर आगे की राय देख लेते हैं। तो आगे की राय में स्वदेशी स्तर पर विकास हम कर सकते हैं, स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए, हम आयात पे कम निर्भर हों, और बेहतर निगरानी क्षमता होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी उन्नयन होनी चाहिए, अच्छी प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, संचार और खुफिया नेटवर्क भी होना चाहिए, हमारा जो कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे सके, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए, तो ये सब होना चाहिए इसमें। फिर संक्षिप्त जो शॉर्ट्स देख लेते हैं, संक्षिप्त सुर्खियाँ, तो इसमें है ये है पेंगोंग सो जो झील है पर एक दूसरे पुल के निर्माण की पुष्टि की गई है। तो पेंगोंग सो कहाँ है, ये यहाँ पे है, ठीक है, ये लद्दाख वाला है, चुशुल रेंज है यहाँ पे, पेंगोंग सो ये लेक है, ठीक है, ये लोकेशन पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो पेंगोंग सो है तिब्बती भाषा में अर्थ में ये उच्च घास वाली भूमि वाली झील बोला जाता है ना। विश्व की सबसे ऊंची खारे जल की झील है ये, विश्व की सबसे ऊंची खारे जल की झील है। यह एक एंडोरेहिक झील भी है, ये 160 किलोमीटर की कुल लंबाई में से 1/3 भारत में और 2/3 ये चाइना में स्थित है।
ठीक है, ये पता होना चाहिए। 1/3 भारत में, 2/3 चीन में है। इसे रंग बदलने के लिए भी जाना जाता है। इसमें अलग अलग समय पर नीले, हरे और लाल रंग में दिखाई देती है ये झील, तो रंग बदलती रहती है ये। अगला है कि सैन्य अभ्यास। तो सैन्य अभ्यास में बात करें तो कॉर्पेट एक्सरसाइज की, तो कॉर्पेट जो एक्सरसाइज है वो ये चौथा संस्करण है, बंगाल की खाड़ी में शुरू हुई है और ये बांग्लादेश के साथ की है। ठीक है, कौन से देश के साथ हो रही है ये पता होना चाहिए, और कहाँ हो रही है, बंगाल की खाड़ी में। फिर बोगो सागर झील है। बोगो सागर जो अभ्यास हो रहा है ये तीसरा संस्करण है इसका, ये बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में हो रही है बोगो सागर। फिर उसके बाद INS सूरत और INS उदयगिरी, तो ये रक्षा मंत्रालय ने मझगांव में किया गया है, 2 फ्रंट युद्ध है, तो ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए कि सूरत प्रोजेक्ट जो है ये सूरत प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का चौथा विध्वंसक पोत है, तब बनाया गया था ये। तो उदयगिरी P-17A श्रेणी का दूसरा स्टील फ्रिगेट है, और ये जो है मौजूदा स्वदेश निर्मित युद्धपोत कौन कौन से हैं, शिवालिक श्रेणी, तलवार श्रेणी, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, इसमें निर्मित की गई हैं। फिर INS निर्देशक। INS निर्देशक के बारे में बात करें तो ये 4 विशाल पर सर्वेक्षण पोतों की परियोजना के अंतर्गत दूसरा पोत है ये, और हाल ही में इसे लॉन्च भी किया गया है निर्देशक को। और यह जो पोत है ये मुख्य रूप से बंदरगांव, नौवहन मार्गों का व्यापक पैमाने पर तटीय और गहरे जल का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करेंगे ये। तो हमारा ये सिक्योरिटी ख़त्म हो गया है मई का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।